हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के भौतिकी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाए हैं जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों जानते हैं दाढ़ी बनाने में सबसे ज़्यादा किस दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर दिया गया है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो समतल तो होता है हमारे घरों में, उत्तल तो लगता है वाहनों में, तो यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, स्वाद देना है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, एफ इक्वल टू होता है r/2। एफ होता है फोकस दूरी, आर होता है वक्रता त्रिज्या। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या संबंध होगा। पहला ऑप्शन दिया है एफ इक्वल टू r/2, दूसरा है एफ इक्वल टू 2r, तीसरा ऑप्शन है एफ इक्वल टू 3r/2, एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से तीनों ऑप्शन गलत साबित होता है। हम लोग साथियों पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू r/2। तो चलिए तीसरा का ए हो जाएगा। यह चौथा प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो किसी अवतल दर्पण से परावर्तन 8 बिंदु किस पे बोलती। पहला ऑप्शन दिया सी पे से, बी ऑप्शन है एफ पे, सी ऑप्शन है पी से, डी ऑप्शन है सी और एफ से। तो साथियों आपको यहाँ जवाब देना है क्या ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा एफ से। एफ से होकर बिंदु गुजरती है परावर्तन के बाद। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी दर्पण से किसी वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या होगा। अगर आकार से सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण क्या होगा, ये जवाब साथियों आपको देना है। पहला ऑप्शन दिया है उत्तल, दूसरा दिया है अवतल, तीसरा दिया है समतल और डी समतल तथा उत्तल। तो साथियों पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अवतल और समतल देखना है। यहाँ समतल और उत्तल तो ये भी ना आएगा, और अवतल तो होता है वस्तु से बराबर दिखाता है, तो ये आ जाएगा घर मिरर में नाइयों की दुकान में सब ज़्यादा आता है। समतल दर्पण जितना वस्तु उसके बराबर प्रतिबिंब दिखाता है तो समतल दर्पण आएगा। ये हमारे घरों में भी उपयोग किया जाता है इस दर्पण का। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं साथियों, ये जवाब देना है। पहला है ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही ऑप्शन आएगा 2 नियम होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो वन विक्षेपण जहाँ पर प्रकाश कई वर्गों में विभक्त होती है तो यह आ जाएगा प्रिज्म से। प्रिज्म पर कोई लाइट गुजरता है तो वो प्रकाश को कई भागों में विभाजित कर देती है। आठवां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो हम साथ में पढ़ चुके एफ इक्वल टू होता है r/2। तो यहाँ पर एफ आपका मान निकालना है तो आर का मान यहाँ पर दिया है 50/2 25। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब इसमें से हो गया। अब दूसरा चैप्टर से हम कुछ ऑब्जेक्टिव उठाए हैं। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र से। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है, कौन सा दोष होता है। पहला दूरदृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, वर्णनता। तो साथियों जो निकट को वस्तु को नहीं देख पाता उसमें होता है दूर दृष्टि दोष होता है। अगर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश किस रंग का प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल, काला। तो याद रखना साथियों, जो अंतरिक्ष में खड़े यात्री होते हैं उनको आकाश काला नजर आता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गया है जिसके कारण 11 हट गया, यहाँ 14 से डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं। तब भी निकट दृष्टि का निवारण किस लेंस द्वारा होता है। इस पर दिया है उत्तल, अवतल, उसके बाद है सिलिंड्रिकल। तो 4 ऑप्शन है। आप साथियों आपको जवाब देना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा होता है।
साथियों देना किस लेंस के द्वारा होता है निकट दृष्टि को दोष का भारण, तो यहाँ पर आ जाएगा अवतल लेंस का। आगे क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में दिया है लाल, पीला, बैगनी और हरा। तो इसमें सबसे ज़्यादा झुकाव होता है लाल की तरफ, इसलिए लाल ऐसा कलर है जो दूर तक भी दिखाई देती रहती है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो साथियों जवाब देना है तो यहाँ पर आ जाए प्रकाश सबसे अधिक रंग का तरंगदैर्घ्य होता है लाल में, जो लाल बहुत दूर तक भी दिखाई देती है। 17वां क्वेश्चन आना है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। कॉर्निया, परितारका, या सी है पुतली, या डी है दृष्टिपटल। तो आपको जवाब देना है साथियों, यहाँ पर आ जाएगा दृष्टिपटल पर आता है सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब। आगे है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है और वो क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है पुतली, चौथा है आइरिस। तो क्या होता है साथियों, आपको जवाब देना है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है। पहला है कॉर्निया, रेटिना, पुतली या आइरिस। जवाब देना है साथियों आपको, क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर साथियों आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो साथियों ऑप्शन इसका नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में, याद रखना है। आगे है 19वां क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों जवाब दें स्पेक्ट्रम प्राप्त करने, स्पेक्ट्रम का जब भी शब्द आता है तो याद रखिएगा प्रिज्म। प्रिज्म ही सबसे ज़्यादा उदाहरण इसका सटीक होगा, क्योंकि प्रिज्म ही प्रकाश के वर्णों को विक्षेपण करता है कितने रंगों में। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किसका, तो सबसे ज़्यादा लाल का हो जाएगा। आगे बढ़ना है मानव नेत्र के सुस्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो सबको पता है साथियों 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद आगे है एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु क्या होता है। तो स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु कितनी होती है साथियों को जवाब दे रहा है अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। सी ऑप्शन है 250 सेंटीमीटर, बी होते हैं 0, ये होता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, एक स्वस्थ आँख की दूरी कितना होता है। तो आँख की दूरी अधिक अगर पूछा जाता है तो दूरी बिंदु होता है अनंत तक, अनंत तक वो देख सकता है, लेकिन न्यूनतम दूरी बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर तक ले जाना है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से होकर गुजरता है, तो यह अपना पुतली के से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 23 का। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन तो होगा ही नहीं। प्रकीर्णन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं, पर अपवर्तन में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। तो श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजरता है सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, अगर ये पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन यहाँ पर पूछता है तो सबसे कम लाल में हो जाएगा, तो बैगनी में अधिक होता है, नीले में नहीं होगा, पीले में नहीं होगा। उसके बाद सबसे कम होता है लाल रंग में। अब आता है आगे विद्युत धारा से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, इसका ऑप्शन देखना है और जवाब देना है। तो विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। एम्पियर तो होगा नहीं, ओम तो होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, वाट तो विद्युत का ऐसा ही मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन में बी आ जाता है, वोल्ट होगा यहाँ पे। तो साथ ही याद रखना है विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। 28 क्वेश्चन है इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है। इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है, तो यहाँ पर अर्धचालक सिलिकॉन तो है ही,
अर्ध जर्मेनियम है, इसमें पारा नहीं होगा, पारा अर्धचालक नहीं चालक है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित किसको करता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो किसको प्रदर्शित करता है? तो याद रखना साथियों, सी आ जाएगा, ओम को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक? तो ओम होता है। याद रखना, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम से इसे सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है, या वोल्ट होता है, या ओम होता है, या एम्पियर होता है। तो इस साथ में भी जान ही चुके, विद्युत धारा जब भी आएगा वाट तो आएगा नहीं, वोल्ट विभव का आ जाता है, और प्रतिरोध तो ओम का आता है, ये भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा सटीक उदाहरण बनता है एम्पियर। तो यहाँ पर एम्पियर पर टिक लगाना है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर किसी चीज़ को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये साथ में आपको जवाब देना है। तो तीनों को क्या करना है? इस समतुल्य प्रतिरोध में जोड़ना है। 1, 2 और 3, 3 2 5, 1 6, तो 6 ओम आ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है ऐसे ही। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे है 1, 2 और 3 को प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने का समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे भी दोबारा क्वेश्चन है साथियों, यहाँ भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? विभवांतर, धारा, ताप और डी मीन्स कोई नहीं। तो इसमें तो अचर रहता है, जो मान कभी नहीं बदलता है, तो ताप आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या आता है? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो यहाँ पर वोल्ट आ जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर एक ही होते हैं। उसके 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोध क्या होगा? तनु का प्रतिरोध अगर निकालना है तो इसका क्या होगा? आप लोग खुद इसका हल करिएगा। तो कितना आता है? यहाँ पर हम ऑप्शन बताते हैं, 484 ओम आता है। आप लोग खुद से निकाल के सॉल्व करेगा। आगे की वीडियो में इसको सॉल्व आंसर डालूंगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो इस विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। तो हम जस्ट बताते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एम्पियर होता है विद्युत का, वोल्ट होता है विभवांतर का, ओम होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? तो प्रतिरोध का जस्ट अभी बताया। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है साथियों? तो आपको बताना है ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ पर टिक मार देना है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, और ऑप्शन नंबर दिया है डी, कूलम। तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट में जुड़ा था क्योंकि वोल्ट होता है विद्युत शक्ति का, तो सेल में भी शक्ति होती है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट तो होगा नहीं, विभवांतर का होता है। ओम नहीं होगा, जूल तो होगा नहीं, कूलम आ जाएगा। नहीं सॉरी, कूलम तो होगा नहीं, जूल आ जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक जूल होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो क्या विभवांतर क्या होता है साथियों? जवाब देना, वोल्ट होता है। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आर, V इक्वल टू आई। ये तो होगा नहीं, तो हम साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं। V इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ पे V होता है वोल्ट, आई होता है क्या होता है साथियों? आपको जवाब देना है V, आई और आर। यहाँ पे V वोल्ट होता है, आई आपको जवाब देना है, आर होता है रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और प्लग कुंजी। तो आपको जवाब देना है क्या मापा जाता है? तो जब भी विद्युत प्रतिरोध आता है, दो बिंदुओं का विभवांतर मापना होता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, क्योंकि वोल्ट विभवांतर कैसा मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट मीटर से ही नापा जाएगा इसको। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? विभवांतर को नापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। अभी भी क्वेश्चन था, अन्य अलग अलग प्रकार के दे सकता है क्वेश्चन, सभी प्रकार का मैंने यहाँ डाला हूँ। प्रतिरोध में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इनमें से सभी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है प्रतिरोध में विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर तो होगा ही नहीं, वोल्ट मीटर देखना है, एमीटर देखना है, इनमें से कोई नहीं।
एमीटर आ जाएगा कि मीटर से ही मापा जाता है किसको, विद्युत परिपथ को। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व वृत्त, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो साथ में आपको जवाब देना है किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, याद रखना। यहाँ पर ऑप्शन मैंने सब डाल चुका हूँ, आंसर भी आपको चेक कर लेना है। कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटोन से बनता है, ऑप्शन दिया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻+19 है, 6.25 × 10⁻18 है, 6.25 × 10⁻18। तो यहाँ क्या होगा, अगर प्रोटोन पूछता है तो 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा। विद्युत बल्ब का तनु किससे बना होता है, लोहे का, तांबा का, टंगस्टन, एल्युमिनियम का। तो टंगस्टन का सभी को पता है, टंगस्टन अंदर में विद्युत बल्ब में, याद रखना। साथ ही विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन का, जिसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। आगे क्वेश्चन आता है पार्टी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से, देखना इसमें क्वेश्चन है लघुपतन शॉर्ट सर्किट समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। इसमें आएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब भी लगता है विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत जनित्र का सीधा आधारित किस पे होता है, धारा के उसमें प्रभाव पे, चुंबकीय प्रेरण पे, प्रेरित चुंबक पर, प्रेरित विद्युत पर। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, तो मैक्सवेल, एम्पियर और फ्लेमी। इस समय किसी ने किया था, फैराडे। याद रखना साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज फैराडे ने किया था। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दृष्ट परावर्ती ए और बी दोनों, इसमें से आएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्ट धारा आ जाएगी। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दृष्ट परावर्तित दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से दोनों धाराएं आ जाएगी। विद्युत चुंबक बनाने किस पदार्थ का अक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ इस्पात, पीतल, नरम लोहा। तो यहाँ याद रखना है साथ में नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ को बनाने में, विद्युत चुंबक बनाने में। सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें किस नियम से ज्ञात की जा सकती है, फ्लेमिंग हस्त नियम से, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से, मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। याद रखना साथियों, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम इसके लिए सबसे ज़्यादा सटीक रहता है। आगे क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, लाल, हरा, काला, पीला। याद रखना है विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है साथियों, काला होता है। फ्लेमिंग हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का अंकित करता है, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, इनमें से कोई नहीं। धारा अंगूठा जो होते हैं वो बल का उपयोग करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त क्या कहते हैं, तो जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। तो जनित्र कहा जाता है विद्युत धारा युक्त करने के लिए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उष्मीय प्रभाव को। इनमें से कौन से लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को सही वर्णन करता है, पहला चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रीय रेखाएं अरीय होती है जिसका तार उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र के सेकेंडरी क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार तक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना क्या कहलाती है, इसमें साथियों जवाब देना है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडल को धारा प्रवाहित करने की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की प्रक्रिया है, कुंडल चुंबक से अपेक्षित गति के कारण कुंडल से प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। डी है किसी विद्युत मोटर की कुंडल को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, तो उत्तर से दक्षिण। जब फ्री फॉल में लटकाते हैं किस तरह में जाकर दोनों ठहरता है, तो याद रखना साथियों उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ लटकते रहता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या किससे नापते हैं, तो आ जाएगा यहाँ न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन स्क्वायर एम्पियर मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन एम्पियर मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर मीटर स्क्वायर, दूसरा है वेबर, तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, चौथा है एम्पियर मीटर। बी आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन एम्पियर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो सब आ जाता है उसमें से। विद्युत धारा उत्पन्न करता है डायोड से, ट्रांजिस्टर से, डायनेमो से, एमीटर से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, डायनेमो से उत्पन्न करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है,
अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युन्मय तार में, ठंडा तार में। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ के फ्यूज तार को। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा निकलती है? प्रत्यावर्ती, दिष्ट, दोनों प्रकार की धारा आवश्यकता अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगा दिष्ट धारा निकलती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना साथियों, डायनेमो से दोनों धाराएं निकलती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती भी धारा दोनों आती है। अब लास्ट चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते? तो धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, पवनों वाले दिन। तो याद रखना बादलों वाले दिन होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा हम गर्म जल नहीं कर सकते सौर ऊर्जा से। इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि जैव से नहीं आता है ये। जितने ऊर्जा हम स्रोत में उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जैव मात्रा। साथ जवाब देना है तो जैव मात्रा के जो अंदर धसे होते हैं वो। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण में से कौन है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो यहाँ ऑप्शन आएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा साथियों। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ जिसमें यहाँ पर आंसर भी दिया। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको देखना है। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो यहाँ पर आ जाएगा सूर्य आ जाएगा, तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ये सूर्य से ही आता है। सूर्य के प्रकाश से बहुत चीज़ों का निर्माण होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या क्या होता है? हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और एल्युमिनियम। इसमें से ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यूरेनियम का उपयोग होता है। इनमें से किस देश का पवनों का देश कहा जाता है? यूएसए, भारत, जापान, डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पवन चक्की लगाए जाते हैं, जो पवन के हवाओं से ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है डेनमार्क में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक साथ ही सबको पता है जूल होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक, इसका संकेत जेस करते हैं। साथियों ये थी फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शायद आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं, या इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो आपको ये फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और तथा शेयर जरूर करें। और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए और अच्छे नंबर को लाइए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।